दोस्तों मिलिए अभिषेक से। अभिषेक 28 साल का है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो पिछले 6 साल से एक आईटी फर्म में काम कर रहा है, लेकिन वो वहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं है। ना तो उसकी उस जॉब में कोई ग्रोथ हो रही है और ना ही उसको कोई अच्छी सैलरी दे रहा है। अभिषेक काफ़ी एम्बिशियस है और पिछले 6 साल में अच्छी खासी मेहनत की है और जितने भी आईटी की कटिंग एज टेक्नोलॉजीज थी उनको एडवांस लेवल पर सीखा। उसके बाद अभिषेक बहुत सारे जॉब्स पे अप्लाई करना शुरू कर देता है और बहुत इंतजार के बाद उसको फाइनली रिप्लाई आता है। अभिषेक को चाइना की एक कंपनी से रिप्लाई आता है जो उसको एक काफ़ी अच्छा पैकेज और रिलोकेशन असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा था। ये ऑफर अभिषेक के लिए गेम चेंजर था, तो उसने बिना ज़्यादा सोचे इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब जब अभिषेक चाइना पहुंचा तो जो उसने वहां देखा वो उसके होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। अब आप सोच रहे होंगे कि उसने ऐसा क्या देख लिया, वो मैं आपको जल्दी बताऊंगा, जिसके लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और जानिए कि क्यों चाइना इंडिया से हर मामले में आगे है और आखिर इंडिया छोड़कर जाना इतना अट्रैक्टिव ऑप्शन क्यों बन गया है इंडियंस के लिए। दोस्तों पिछले 5 सालों में 6 लाख से भी ज़्यादा इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप गिव अप कर दी है। इनफैक्ट 2022-2023 में ये नंबर सबसे ज़्यादा हैं। इससे हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है। आज चीन दुनिया का सबसे ताकतवर देशों में से एक है, लेकिन सोचिए सिर्फ 40 साल पहले इस देश में गरीबी दर 90% से भी ज़्यादा थी। भूख और गरीबी ने इस देश की हालत को बहुत खराब कर दिया था, लेकिन अगले 30 सालों में ऐसा बदलाव आया कि गरीब और भूखा देश इतनी तरक्की कर गया। 1978 में चीन का ग्लोबल जीडीपी में योगदान सिर्फ 2% का था और आज ये 18% से भी ज़्यादा है। गरीबी दर 1% से भी कम है और आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ऐसा कैसे हुआ? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था अभिषेक ने जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए थे, लेकिन उसने ऐसा क्या देखा? उसने देखा कि चाइना और इंडिया की क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है? इसके लिए आप पहले ये क्लिप्स देखिए। हमने अपने देश भारत और चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया है। इस क्लिप में मैंने भारत की टॉप सिटीज को चाइना की टॉप सिटीज से कंपेयर किया और ये प्रूवन होता है कि चाइना अपने देश भारत से काफ़ी आगे है व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर। इस वीडियो में मैं बिल्कुल बेसिक नेसेसिटीज़ की बात करूंगा जो आम जनता की ज़रूरत है डे टू डे की लाइफ में, चाहे वो सैलरीज हो, एम्प्लॉयमेंट्स हो, हेल्थ केयर हो, ट्रैफिक हो, ट्रांसपोर्टेशन हो। इसमें और भी कुछ ऐड किया जा सकता है, जैसे हाइजीन, रिसाइकलिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट्स। पहले आप ये क्लिप देखिए कि चाइना के स्कूल में बच्चों की अपब्रिंगिंग और एजुकेशन पे कैसे काम किया जाता है और हमारे देश में क्या होता है, आप ये भी देखिए। इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये आपको समझना होगा कि ये बात सिर्फ स्कूल की हो रही है। अगर कॉलेज के एजुकेशन की बात करें तो एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसे वीडियो जहां मैं अपने देश की कमियों को गिनाता हूं, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं होता हूं। मुझे बहुत दुख होता है। ये अपना भारत है, तकलीफ होती है, लेकिन कभी कभी सच को सामने लाना जरूरी होता है ताकि सुधार हो सके, जो गुंजाइश है वो सामने हमें पता चल सके। अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की जाए तो सबसे पहले यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात करते हैं। 2020 तक चाइना ने लगभग 95% आबादी को हेल्थ केयर इंश्योरेंस के दायरे में ला दिया था, जिससे हेल्थ केयर एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हो गया था। वहीं इंडिया में 2022 तक सिर्फ 37% लोगों के पास ही हेल्थ इंश्योरेंस था, वो भी ज़्यादातर अर्बन एरियाज में। रूरल एरिया में अभी भी इंश्योरेंस एक नेसेसिटी नहीं है, बल्कि एक एक्सपेंस की तरह देखा जाता है, क्योंकि वहाँ सोर्स ऑफ इनकम शायद लिमिटेड है और कहीं ना कहीं हेल्थ केयर इंश्योरेंस के नाम पर होता है हमारे साथ स्कैम। रीसेंट डेटा के मुताबिक चाइना का पर कैपिटा हेल्थ केयर स्पेंडिंग लगभग $535 है, जबकि इंडिया में सिर्फ $74 पर कैपिटा है, जो दोनों देशों के हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट में एक बहुत बड़ा गैप को हाईलाइट करता है। इंडिया का हेल्थ केयर स्पेंडिंग अभी भी उसके जीडीपी का सिर्फ 3% है, जबकि चाइना जैसे देश हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव और पॉपुलेशन की बढ़ती डिमांड को मीट करने के लिए ज़्यादा फंडिंग एलोकेट करते हैं अपने जीडीपी का। चाइना की पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, खासतौर पर ट्रांसपोर्टेशन, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। अगर हम रेलवे की बात करें तो आज भी हमारा मजाक इंटरनेशनल लेवल पे किया जाता है। एक जर्मन मैगजीन ने इंडिया एंड चाइना की रेलवेज पे ये मीम बनाया था। काफ़ी सारे फॉरेन यूट्यूबर्स
हमारे देश की रेलवेज को क्रिटिसाइज करते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं कि इंडिया अब मत आना। आप में से बहुत लोग बोलेंगे क्यों, वंदे भारतम एक्सप्रेस लॉन्च हुआ है, नमो भारत एक्सप्रेस हुआ है। लेकिन दोस्तों ये कब हुआ है? रिसेंटली। और फास्ट स्पीड ट्रेन्स लिमिटेड हैं, वो भी बहुत अच्छे ढंग से फंक्शन नहीं कर रही हैं। बट एट द सेम टाइम आप कंपेयर करो ट्रैक्स एंड प्लेटफॉर्म्स को चाइना के ट्रैक्स एंड प्लेटफॉर्म से। हमारी रेलवेज की फर्स्ट सर्विस हुई थी 16 अप्रैल 1853 में शुरू हुई थी, जबकि चाइना की जुलाई 1876 में। इतना लंबा गैप होने के बाद भी आज हम कहाँ हैं और चाइना की रेलवेज कहाँ हैं? अभी के समय में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है, जिसमें 42,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा ट्रैक हैं जो मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं। ये रेलवे नेटवर्क पिछले 2 दशकों में कंप्लीट हुए हैं और ये इवन रिमोट रीजन्स को भी अर्बन हब से जोड़ते हैं, जिससे इकोनॉमिक बैलेंस और रिसोर्सेज का फ्लो डेवलप्ड एंड लेस डेवलप्ड एरियाज के बीच बढ़ता है। इसके साथ ही साथ चाइना ने 40 से भी ज़्यादा सिटीज़ में मॉडर्न सबवे सिस्टम भी इस्टेब्लिश किए हैं, जो अर्बन मोबिलिटी को इन्हांस करते हैं और ट्रैवल टाइम को रिड्यूस करते हैं, खासतौर पर बड़े सिटीज़ जैसे बीजिंग, संघाई और कांगचौ में। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें तो चाइना की रेलवे इंडस्ट्री ऑटोमेशन और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को भी अडॉप्ट कर रही है, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन 2022 विंटर ओलंपिक्स के दौरान ड्राइवरलेस ट्रेन सिस्टम के थ्रू हुआ था। चाइना मैगलेव यानी कि मैग्नेटिक लिविटेशन टेक्नोलॉजी को भी एक्सप्लोर कर रहा है, जिसमें मॉडरेट स्पीड अर्बन लाइंस ऑपरेट की जा रही हैं और इंटरसिटी ट्रैवल के लिए हाई स्पीड वर्जन का प्लान किया जा रहा है, जिसकी स्पीड होगी 600 किलोमीटर पर आवर। इसका टारगेट किया गया है। ये सब इनिशिएटिव चाइना को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में एक ग्लोबल लीडर बना रहा है। 2020 में चाइना ने $2.5 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए थे, जबकि इंडिया ने 2021-2022 में $1.4 ट्रिलियन। लेकिन इस 1.4 ट्रिलियन का ROI क्या है? ये बिहार के फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, दिल्ली के सबवेज आपस में भिड़ती हुई या फिर डिटेल होती हुई ट्रेन से आप पूछ लो कि उनका ROI क्या है। वही जब हम पॉवर्टी एलिवेशन की बात करते हैं, चाइना ने 1981 से 2020 के बीच ऑलमोस्ट 850 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला था और एक्सट्रीम पॉवर्टी को लगभग खत्म कर दिया है। इंडिया ने भी पॉवर्टी रिडक्शन में काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए हैं। हाल ही के एस्टिमेट्स के अनुसार 2021 तक लगभग 11.9% पॉपुलेशन इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन $1.90 पर डे से नीचे जी रही थी। 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक 105 है आउट ऑफ 127 कंट्रीज में और इसका स्कोर 27.3 है, जो कि सीरियस हंगर लेवल को इंडिकेट करता है। यह स्कोर पिछले साल के स्कोर 28.7 से थोड़ा बेहतर हुआ है और इसके कंपैरिजन में कई पड़ोसी देश जैसे हमारे बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका ने बेहतर परफॉर्मेंस दिया है और ये मॉडरेट हंगर कैटेगरी में रैंक करते हैं। चाइना की टारगेटेड पॉवर्टी प्रोग्राम्स और लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट से इसे पॉसिबल बनाया गया है दोस्तों, जबकि इंडिया में एग्जीक्यूशन में कई जगह अनइवननेस देखी जाती है। इस वजह से चाइना ने जहां पॉवर्टी को ऑलमोस्ट जड़ से हटा दिया है, इंडिया अभी भी इस लड़ाई में चैलेंजेस फेस कर रहा है। तो बात यहां पर यह आती है कि क्या रीजन है इंडियंस का चाइना जाने का। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ग्लोबली अभी एक जॉब रिसेशन चल रहा है, खासकर आईटी, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग जैसे फील्ड्स में। लेकिन सिर्फ ये इकलौता कारण नहीं है भारतीयों का चाइना मूव करने का। वो मूव इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वहाँ हायर सैलरीज, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज और फेवरेबल टैक्स टू बेनिफिट रेशियो मिल रहे हैं, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब चाइना की इकोनॉमी ज़्यादा डेवलप्ड है, जिसके कारण इन सेक्टर में सैलरीज भारत की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पर चाइना में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लगभग 29,300 यॉन पर मंथ मिलता है, जो कि इंडिया में 3,35,000 पर मंथ के बराबर होता है। जबकि भारत में यही सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 5 लाख से 15 लाख पर एनम का पैकेज मिलता है। तो इससे साफ होता है कि आईटी प्रोफेशनल्स के लिए चाइना में बेटर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंजीनियरिंग फील्ड में भी चाइना में काम करने वाले की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। भारत में एक एंट्री लेवल मैकेनिकल इंजीनियर को 3,50,000 एनुअली पैकेज मिलता है, जबकि एक्सपीरियंस इंजीनियर्स को उनकी सैलरी ऑलमोस्ट 8 लाख तक हो सकती है। वहीं चाइना में इंजीनियर्स की एनुअल पैकेज लगभग 3,51,600 यॉन होता है, जो कि इंडिया में 40 लाख के बराबर होता है। इस वजह से कई भारतीय इंजीनियर्स अब चाइना में जॉब अपॉर्चुनिटीज की तलाश कर रहे हैं, जहां उनके स्किल्स की ज़्यादा डिमांड हो और एक अच्छी सैलरी उनको वहां मिल सके। अभी मैंने एक टर्म यूज़ किया था, टैक्स टू बेनिफिट रेशियो। इसका मतलब क्या है दोस्तों? अगर हम चाइना और इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम की तुलना करें तो दोनों देशों में इनकम टैक्स के जो रेट्स है काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं। और किसी भी कंट्रीज़ की बात कर लो, सब जगह टैक्स प्रोग्रेसिव ही होता है।
लेकिन फर्क आता है टैक्स रेवेन्यू के इस्तेमाल और बेनिफिट्स में। चाइना में इनकम टैक्स 3% से 45% के स्लैब्स में आता है, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स करीब 25% होता है। दूसरी तरफ इंडिया में इनकम टैक्स रेट्स 5% से 30% तक है और कॉर्पोरेट टैक्स भी लगभग 25 to 30% के बीच ही आता है। हालांकि इंडिया में टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी चाइना से कम है और टैक्स एवेशन यानी टैक्स की चोरी काफ़ी आम बात है इंडिया में, जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेशन में दिक्कत होती है और उसका सीधा असर पब्लिक सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर पड़ता है। अब बात करें कि सिटीजन्स को क्या मिलता है, तो चाइना अपने नागरिकों को हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉवर्टी एलिवेशन में काफ़ी बेहतर सुविधाएं देता है। चाइना में लगभग 95% लोगों को पब्लिक इंश्योरेंस के जरिए हेल्थ केयर मिलता है, जिससे हेल्थ केयर सर्विसेज अफोर्डेबल और एक्सेसिबल है, खासकर अर्बन एरियाज में। वहीं इंडिया में सिर्फ 37% लोगों के पास हेल्थ केयर इंश्योरेंस है और रूरल अर्बन डिवाइड के चलते हेल्थ केयर सर्विसेज में डिस्पैरिटी ज़्यादा है। इसके अलावा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चाइना काफ़ी आगे है। जैसा मैंने आपको बताया था कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क्स, मॉडर्न अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स और बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज़ इम्प्रूव्ड। दूसरी तरफ इंडिया में अभी भी आउटडेटेड रेलवेज नेटवर्क्स, ट्रैफिक कंजेशन और धीमी अर्बन डेवलपमेंट एजुकेशन जैसी समस्याएं हैं जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। और रही बात हेल्थ केयर की, तो चाइना वहाँ भी हमसे बहुत आगे है। कैसे? ये बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि चाइना और इंडिया की हेल्थ केयर सिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी के मामले में काफ़ी फ़र्क है। चाइना ने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में लार्ज स्केल पर इन्वेस्ट किया है, जहां पब्लिक हॉस्पिटल के साथ प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ गई है। वहां के हॉस्पिटल्स में एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट्स और बेहतर फैसिलिटीज़ हैं। चाइना का हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी हद तक गवर्नमेंट सपोर्टेड है, जिसमें हॉस्पिटल्स को मॉडर्नाइज करने और हेल्थ केयर कवरेज को बढ़ाने के लिए कई रिफॉर्म्स लागू किए गए हैं। इसके मुकाबले इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम फ्रेगमेंटेड है। बड़े शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर में वर्ल्ड क्लास प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन रूरल एरियाज में बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। यहाँ तक कि आप ये कह सकते हैं कि एक एम्बुलेंस भी अवेलेबल नहीं होती है रूरल एरिया में। सरकार आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स के जरिए हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार तो कर रही है, लेकिन चाइना से अभी काफ़ी पीछे है। एफोर्डेबिलिटी की बात करें तो दोनों देशों में चैलेंजेस हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चाइना में हेल्थ केयर फंडिंग को ड्राइव किया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट इंश्योरेंस से, लेकिन फिर भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट्स के लिए। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बावजूद हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं, जिसपे इंडिविजुअल पर फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है। इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मुफ्त में या कम लागत पर इलाज तो करते हैं, लेकिन ये अक्सर ओवर क्राउडेड होते हैं या अंडर रिसोर्स्ड होते हैं। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि आज की डेट में कोई भी इंसान गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ ऑफकोर्स बेहतर क्वालिटी केयर मिलता है, लेकिन इसकी कीमत ज़्यादा होती है। आयुष्मान भारत ने लो इनकम फैमिलीज़ के लिए हेल्थ केयर एक्सेसिबल बनाने की कोशिश की है, लेकिन इसे अभी चाइना के रिफॉर्म्स के बराबर आने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। क्वालिटी के मामले में भी चाइना ने काफ़ी सुधार किया है, खासकर अर्बन सेंटर्स में, जहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स एडवांस ट्रीटमेंट्स देते हैं। हालांकि अर्बन और रूरल एरियाज में हेल्थ केयर क्वालिटी का फर्क अभी भी बना हुआ है। इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हाई क्वालिटी केयर तो मिलता है, लेकिन दोस्तों ये मेडिकल हॉस्पिटल से ज़्यादा मेडिकल टूरिज्म के लिए मशहूर होता है, जहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ मिलती हैं, डिलक्स रूम मिलता है, हाई क्वालिटी मिलती है। लेकिन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम फंडिंग की कमी, आउटडेटेड इक्विपमेंट्स और अंडर स्टाफिंग से जूझ रहा है, खासकर रूरल एरियाज में जो हॉस्पिटल्स हैं। तो कुल मिलाकर हेल्थ केयर के मामले में चाइना इंडिया से आगे है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी के मामले में। मगर दोस्तों, जो हर चीज चमकती है वो सोना नहीं होती है। तो चलिए अब बात करते हैं व्हाट आर द बिगेस्ट डाउनसाइड ऑफ चाइना। अब चाइना की बात करें तो कई लोग इसके इकोनॉमिक पावर से तो प्रभावित हैं, मगर इसके बड़े बड़े फ्लॉज भी हैं जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पहला, वहाँ का टॉक्सिक वर्क कल्चर। चाइना में 996 कल्चर बहुत कॉमन है। इसका मतलब होता है सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक काम करो, वो भी हफ्ते के 6 दिन। पर बात यहाँ पर सिर्फ खत्म नहीं होती है। वहाँ के बिजनेस लीडर्स एंड सीईओज ऐसा मानते हैं कि अगर आप अपने काम में अपनी जान नहीं लगा रहे हैं तो आप अपने जॉब के लायक नहीं हैं। इनमें से सबसे बड़ा नाम आता है जैक मा का, जिन्होंने कहा था टू बी एबल टू वर्क 996 इज ए ब्लिस। जिस वजह से चाइना में वर्क लाइफ बैलेंस एक बिग इशू है और बहुत से वर्कर्स मेंटल एंड फिजिकल बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं,
कई मीडिया रिपोर्ट्स बात करती हैं कि कैसे वर्कर्स को बर्नआउट और हेल्थ डिटेरियोरेशंस, यहाँ तक कि सडन डेथ्स भी फेस करना पड़ता है, जिसे वहाँ के लोग करोशी बोलते हैं। हालांकि चाइनीज गवर्नमेंट अब इस पर एक्शन लेने की कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि 2021 में 996 को चाइनीज सुप्रीम कोर्ट ने बैन भी कर दिया था। मगर दोस्तों, ये डीपली रूटेड है वहाँ के सिस्टम में, इसे इम्प्रूव होने में काफ़ी समय लगेगा। हम जो इंडिया में वर्क लाइफ बैलेंस की प्रॉब्लम को दिखाते हैं, चाइना में उससे कई गुना ज़्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट है। मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, मैं उनसे डेली बात करते रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे पता चलता है कि वो कितने घंटे काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। अब रिसेशन के चलते बाकी देशों की तरह ग्लोबल मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम हुई है और बहुत से स्किल प्रोफेशनल्स, खासकर इंजीनियरिंग, IT और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जॉब के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। अब इसी बीच चाइना का टैलेंट पूल भी एक समस्या बन गया है, क्योंकि वहाँ की कंपनीज को भी स्किल वर्कर्स की कमी महसूस हो रही है। इस गैप को फिल करने के लिए चाइनीज कंपनीज इंडियन प्रोफेशनल्स को हायर कर रही है। बहुत से इंडियंस अब वहाँ जाकर काम कर रहे हैं, क्योंकि चाइनीज कंपनीज उन्हें अच्छे रोल्स, पैकेज ऑफर कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे लाइफ आसान है। तो अगर इतनी प्रॉब्लम्स है चाइना में, तो भी क्यों आज भारत से इतना आगे है? अब कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त चाइना कई सेक्टर्स में आगे है। जैसे मैंने आपको बताया, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 64th रैंक है, जहां अर्बन डेवलपमेंट और पब्लिक सर्विसेज में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इंडिया की रैंक 132 है और यहाँ पर रूरल एरियाज में अभी भी लोगों को बेसिक सर्विसेज भी नहीं मिल पा रही हैं। अभी भी हम लोग बात कर रहे हैं शौचालय की, कि हम लोग ने इंडिया के रूरल एरिया में इतने शौचालय बना दिए हैं। दोस्तों, रैंड कॉर्पोरेशन और इंडिया टुडे की माने, अभी हाल फिलहाल में भारत ने चाइना की जनसंख्या को क्रॉस कर लिया है। लेकिन चाइना की जो अधिक जनसंख्या है वो बुजुर्ग है, जबकि दूसरी ओर भारत की जो जनसंख्या है वो एक युवा है। 2022 में चाइना ने नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखा है। इससे जो ग्लोबल लेबर फोर्स है वो चाइना को छोड़कर इंडिया को प्रेफर करेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ की भी बात करें तो उसमें भी आशंका है कि भारत चाइना को पीछे छोड़ देगा, वो भी उसकी बुजुर्ग जनसंख्या और बढ़ते हुए लेबर कॉस्ट की वजह से। अब भारत के पास चाइना से आगे निकलने का एक सुनहरा मौका है, लेकिन इसके लिए सिर्फ डेमोग्राफिक एडवांटेजेस काफ़ी नहीं है। भारत को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल को अनलॉक करना पड़ेगा, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज बनानी होगी, टैक्सेशन सिस्टम को सरल बनाना होगा और एक मेरिट बेस्ड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बनाना होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा यूथ है, जिस जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं, वो किस डायरेक्शन में जा रही है, उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। आज का जो यूथ है या तो रील्स में इन्वॉल्व है, या फिर इंस्टाग्राम में इन्वॉल्व है, या फिर जातिवाद की राजनीति में इन्वॉल्व है, जहाँ पर वो झंडे लेके खड़ा है। सबसे दुखद वाली बात यहाँ पर यह है कि हमारे पॉलिटिशियंस, जिनके बच्चे बाहर फॉरेन में पढ़ते हैं, और हमारे युवा को कहा जाता है कि तुमको हथियार उठाना है, हिंदू को बचाना है, मुस्लिम को बचाना है, इससे हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर ये भारत इस पर कंट्रोल कर लेता है, हमारी देश, हमारी पॉलिटिकल पार्टी इस पर कंट्रोल कर लेती है, तो आने वाले सालों में चाइना को न सिर्फ पॉपुलेशन में बल्कि आर्थिक विकास और ग्लोबल इन्फ्लुएंस में भी हम पीछे छोड़ सकते हैं 100%। आपकी क्या राय है इसके बारे में? नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार।